नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं सत्य बहुमत। दोषी कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। रेल दुर्घटना हुई, बालासोर की भीषण रेल दुर्घटना, सदी की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना और 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। उड़ीसा में ये हादसा हुआ है। ये लापरवाही जनित हादसा है। ये कोई सिंपल हादसा नहीं है और तरह तरह की थ्योरियां गढ़ी जा रही हैं। हम में से हर कोई दोषी को चिन्हित कर होते देखना चाहता है, दोषी को सजा होते देखना चाहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। आपकी सरकार है, रेल मंत्री रेल मंत्री सबसे पहले उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। वह चुप हैं, खामोश हैं। ये सच है। हम आपकी बात से सहमत हैं कि रेल हादसे के दोषियों को नहीं बख्शेंगे। आप बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। दुर्घटना स्थल से दुख को आप महसूस करने के बाद जो पहला बयान देते हैं, इसी बयान की देश को उम्मीद भी थी कि जो कोई भी इस दुर्घटना का जिम्मेदार होगा उसको आप बख्शेंगे नहीं। मगर दोषी कौन है, ये बड़ा सवाल है। मोदी जी ये तो बताइए कि किसकी गलती से ऐसा हुआ। क्या सिग्नल मैन की गलती है? क्या वो सुरक्षा कवच नहीं है, इस वजह से हादसा हुआ? इस हादसे की प्रकृति पर तो ध्यान दीजिए। ये हादसा ऐसा लगता है जैसे एक्सप्रेस वे पर दो गाड़ियां टकरा गई हों और उसके बाद पीछे से एक के बाद एक गाड़ी जाकर उससे टकरा रही है। ऐसा आप कभी सुना नहीं गया, कभी देखा नहीं गया। 31 साल पहले बिहार में भी जो ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 800 लोग इसलिए मर गए थे क्योंकि ट्रेन नदी में जा गिरी थी। लेकिन इस तरीके से ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट एक साथ हो, तीन ट्रेनों का कोलिशन हो, ऐसा हादसा, ऐसी घटना हम लोगों ने अपने जीवन में नहीं देखी थी। और एक ऐसे दौर में हम देख रहे हैं जबकि सुरक्षा के मामले में सबसे बड़े और बढ़ चढ़कर दावे किए गए हैं। एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने और दुर्घटना रहित ट्रेन या रेल का सफर बना देने के दावे किए जाते रहे। लेकिन ये दावे क्षण भर में इस घटना ने उड़ा दिए हैं हवा में। क्यों? कैसे ये हुआ? कई लोग इसमें कई थ्योरियां दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये साजिश है। इसमें हमारे पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी भी हैं। पूरी मीडिया टीम है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अक्सर ट्रोल किया करती है दूसरों को और अपनी बातों को आगे बढ़ाती है। इन सबका कहना है कि साजिश है। अगर साजिश होगा तो निश्चित रूप से आप उसको नहीं बख्शेंगे, क्योंकि साजिश तो आपके विरोधी लोग ही कर रहे होंगे। तो वो साजिश कांग्रेसी कर रहे हो सकते हैं, वो साजिश नक्सली कर रहे हो सकते हैं, वो साजिश स्थानीय कुछ लोग कर सकते हैं, वो साजिश देश विरोधी लोग कर सकते हैं, और सबको आप डिफाइन करते हैं। आपकी टीम, आपके सहयोगी, जो कोई भी देश में राजनीतिक रूप से आपका विरोधी है, सब देश विरोधी हो जाते हैं। तो क्या उनमें से ही आप साजिशकर्ता को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा? सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है ये तय होना चाहिए। दोषी तो बाद में पकड़े जाएंगे और जांच होगी। कौन जिम्मेदार है इस हादसे का, इसका जवाब सबसे पहले दिया जाना चाहिए। ये ये काम कैसे हो सकता है? कैसे इसका जवाब दिया जा सकता है? सबसे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है इस दुर्घटना के, इस लापरवाही जनित दुर्घटना के।
और कैसे जिम्मेदार हैं? इतने सारे लोगों की मौत हुई, क्या इस मौत के लिए किसी गार्ड को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? सिग्नल मैन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? रेल अधिकारी या चतुर्थ ग्रेड कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? और जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनको बख्श दिया जाएगा? ये नहीं होना चाहिए। अगर मोदी जी मामले की तह तक आप जाएं तो स्वयं आप भी जिम्मेदारी से बचते नहीं दिखते। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आप भी जिम्मेदारी से बचते नहीं दिखते। रेल का बजट आपने खत्म कर दिया, अब रेल का कोई बजट अलग से पेश नहीं किया जाता। रेल संरक्षा कोष जो रेलवे सिक्योरिटी फंड होता है वो 2017-18 में आपने बनाया था, आपकी सरकार ने बनाया था। वो कोष गायब है, इनएक्टिव है, कहां है देश को पता नहीं है। बेमतलब हो गया वो कोष जो 1 लाख करोड़ का कोष था। 5 साल में 1 लाख करोड़ रेलवे की संरक्षा यानी सिक्योरिटी के लिए यह फंड बना था और बीते 3 साल से इसका 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं हुआ है मोदी जी, नहीं हुआ है। तो रेल मंत्री अगर निष्क्रिय हैं, रेलवे कोष का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इसमें जो पार्टिसिपेशन है केंद्र सरकार और रेलवे का, इसको समझेंगे तो मोदी जी आपकी लापरवाही, आपकी जिम्मेदारी सीधे स्पष्ट होगी। जो बजट है रेल संरक्षा बजट, उसका 80% केंद्र सरकार देती है और 20% रेलवे को देना होता है। ये है बजट, ये है बजट का किस्सा और हिस्सा। लेकिन बीते 3 साल से चूंकि 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ पर ईयर खर्च होना था, तो उसका 5,000 करोड़ जो है वो रेलवे ने नहीं दिया, 15,000 करोड़ केंद्र सरकार ने नहीं दिया और घुमा फिरा करके ये जो बजट है रेलवे संरक्षा बजट, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। जब सुरक्षा पर आपने एक नया पैसा खर्च नहीं किया तो इस दुर्घटना के लिए किसी और को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए? खुद क्यों नहीं लेते जिम्मेदारी? अपने ऊपर आंच न आए, रेल मंत्री से इस्तीफा न लिए जाए, इसलिए नई नई थ्योरियां गढ़ी जा रही हैं कि इसलिए दुर्घटना हुई और उसलिए दुर्घटना हुई। अभी दुर्घटना की जांच नहीं हुई है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से जिम्मेदारी आगे बढ़कर ली जानी चाहिए थी, जो अब तक नहीं ली गई है। हादसे तो बहुत होते रहे हैं, ये रेल हादसा है। इस रेल हादसे में हमने देखा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी पहुंचे, रेल मंत्री भी पहुंच गए और प्रधानमंत्री जी भी पहुंच गए। तो प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी सब पहुंचे, क्यों? हम क्यों ना ऐसा समझें कि 2024 को ध्यान में रख करके इस दुर्घटना को कोई बड़ा मुद्दा न बन जाए, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया के सहारे फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, लाश पर सियासत की जा रही है। हम ऐसा सोचने के लिए क्यों न बाध्य हों? जब पुलवामा जैसा किस्सा हुआ था, किस्सा नहीं गंभीर घटना थी, शब्द फिसल जाते हैं, हमारे जवान शहीद हुए थे, तब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहां थे उस दिन उत्तराखंड में थे, वो जू में शूटिंग कर रहे थे और उनको आने में भी अगला दिन वो लौटे। उस दिन नहीं लौटे जिस दिन घटना के बारे में सुना, अगले दिन आए, तब श्रद्धांजलि सभा हुई, वो भी हमें याद है। उसके बाद उसको राष्ट्रवाद से जोड़ा गया, वो भी, खैर विषय का भटकाव हम नहीं चाहते कि विषय से हम भटके। मगर एक बात और, जब हम जिम्मेदारी तय करने की बात करते हैं
तो हमें यह भी देखना होगा कि जो सीएजी रिपोर्ट मार्च 2023 में कह रही थी कि देश में रेल दुर्घटनाएं कम हुई हैं, और उस रिपोर्ट के हवाले से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, उसी सीएजी रिपोर्ट में कुछ गंभीर बातें भी लिखी हुई है कि 2021-22 में के मुकाबले 2022-23 में दुर्घटनाओं में, रेलवे की दुर्घटना में, ट्रेन की दुर्घटनाओं में 30% की बढ़ोतरी हुई। इस पर चिंता भी सीएजी रिपोर्ट में जाहिर की गई। इसके अलावा जो राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में स्टैंडिंग कमेटी है रेलवे की, उसने भी कहा है कि 2020-21 में रेल दुर्घटनाओं की संख्या 22 से बढ़कर 35 हो गई थी 2022-23 में। ये जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, एक साल पहले की है, यानी 22 से 35 हुई और 35 से फिर 47 हो गई, यानी लगातार पहले 50% बढ़ी, फिर 30% बढ़ी, दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो सुरक्षा और या संरक्षा कोष है, उसका पैसा आप खर्च नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है, देश को जानना चाहिए। अब ये एंटी कोलिजन डिवाइस सारे ट्रेनों में लगना था, अगर लग चुका होता, सारे ट्रैक पर, सारे रूट पर लगना था, अगर लग चुका होता तो ये दुर्घटना नहीं होती, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं रक्षा कवच का इस्तेमाल हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केवल मीडिया इवेंट करके देश को दुर्घटना मुक्त बना दिया, ये एंटी कोलिजन डिवाइस है, दुनिया में हम ऐसे हो गए, दुनिया हमारी तरफ देख रही है, ये दुर्घटना भी देख रही है दुनिया, सारे देशों से संदेश प्राप्त हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, आपने भी ट्वीट करके उन संदेशों का जिक्र किया है, उन संवेदनाओं का जिक्र किया है जो दुनिया से हमारे देश के इस ट्रेन दुर्घटना में मृतक के परिजनों के लिए दी गई है, वो आ रही हैं। आपको ये भी याद दिलाना जरूरी है मोदी जी कि सदी की शुरुआत में जब रेल कर्मचारियों की संख्या 18 लाख हुआ करती थी, तो रेलगाड़ियों की संख्या 8,000 थी। ध्यान दीजिएगा, जब 18 लाख कर्मचारी हुआ करते थे तो ट्रेन की संख्या थी 8,000, और आज ट्रेनों की संख्या 13 से 14,000 बढ़कर हो गई है, लेकिन रेल कर्मचारियों की संख्या घटकर 12 लाख रह गई है। तो ये जो 70% ट्रेनें बढ़ी, 33% कर्मचारी घट गए, हम तो उस बात को भी बता भी नहीं रहे कि कितने ठेके पर हैं और कितने परमानेंट हैं, हम तो पूरे स्टाफ की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बोझ बढ़ा है, तकनीक और मानव संसाधन के बीच जो विसंगति पैदा हुई है, तालमेल की कमी आई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ये एक और बात महत्वपूर्ण है, अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन उनके पास सिर्फ रेल विभाग नहीं है, उनके पास संचार है, कम्युनिकेशन, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और एक आध विभाग है, बड़े बड़े विभाग हैं, बड़े बड़े मंत्रालय हैं। तो एक व्यक्ति कितने मंत्रालय देखेगा? और रेलवे अपने आप में इतना बड़ा मंत्रालय हुआ करता था कि अलग से रेल बजट हुआ करता था। आपने कभी सुना क्या कि रेल मंत्री के पास में रेल के अलावा भी इतने सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय हुआ करते थे? कभी नहीं सुना, क्योंकि रेल मंत्रालय अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। विपक्ष के नेताओं में बड़े बड़े नेता जो है सब इस पद पर आने के लिए, सत्ता में उस जगह पर बैठने के लिए अपनी ताकत समझते थे और समझाना चाहते थे। लालू प्रसाद, ममता बनर्जी, सीके जाफर शरीफ, ये सब बड़े बड़े नाम रेल मंत्री हुए। आपने अश्विनी वैभव पर रेल मंत्रालय के अलावा इतना बोझ डाल दिया है
अश्विनी वैभव की को जिम्मेदारी लेते समय उसकी जिम्मेदारी की आप तक भी आती है नरेंद्र मोदी जी, आप तक भी आती है। तो ये दुर्घटना बहुत हृदय विदारक है, दिलों को तोड़ने वाली है, संवेदनाओं को झकझोरने वाली है। लेकिन क्या सत्ता नशीन लोगों को ये घटना आंशिक रूप से भी असर डालती है? ये बड़ा सवाल है। इस घटना के बाद कुछ और घटना घट जाएगी किसी दूसरे क्षेत्र में, राजनीतिक या गैर राजनीतिक, और भाषण देने, ज्ञान देने, दुनिया में अपने शौर्य का, अपने प्रसिद्धि का डंका पीटने चलने में वक्त नहीं लगेगा। भूल जाएंगे इस घटना को हम, और अक्सर पिछली घटनाओं को भूलकर हम नई घटनाओं पर संताप करते हैं। यह हमारी आदत है। इस पीड़ा को जो जब अपने मरते हैं तो कैसे झेला जाता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। सत्ता के मद में जनता जो प्राथमिकता होनी चाहिए, ये भूला नहीं जाना चाहिए। जिम्मेदारी को आगे बढ़कर कबूल करने में ही व्यक्ति जिम्मेदार कहलाता है। दूसरों पर टोपी ट्रांसफर करने, दोषियों को बख्शेंगे नहीं जैसा जुमला देने, इससे काम नहीं चलने वाला। पहले उदाहरण पेश कीजिए कि वी आर द रेस्पॉन्सिबल, वी आर द गवर्नमेंट। इस भावना के साथ आइए, तब आपकी बात पर भरोसा होगा कि आप जांच भी सही कराएंगे और जो उचित रूप से, जो वास्तव में इस गुनाह के गुनहगार होंगे, उसको सजा भी दिलाएंगे, मुआवजा दिलाने का भी काम करेंगे। और मुआवजा, आजकल मुआवजा क्या हो गया है? मुआवजा को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं आप दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि हमसे इस्तीफा न मांगा जाए, हमें जिम्मेदार न ठहराया जाए, इसके लिए सबसे पहले मुआवजा दे दो। मुआवजा देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लेकिन मुआवजा अंतिम कार्य नहीं हो सकता कि मुआवजा दिए और आपकी जिम्मेदारी खत्म। मुआवजा आपका पहला काम होना चाहिए, इलाज आपका पहला काम होना चाहिए। जो जीवित हैं उनका इलाज कराया जाए, जो रेल यात्री घायल हैं उनके लिए 2 लाख मुआवजे का ऐलान हुआ है। जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो साधारण रूप से घायल हैं, उनके लिए 50,000। लेकिन हमारे देश में कैसे मुआवजों का इस्तेमाल होता है आप जानते हैं? ये 2 लाख रुपए के मुआवजे अस्पताल वाले अपनी झोली में डाल लेंगे। किसी का भी बिल 2 लाख से कम नहीं बनेगा। अस्पताल वाले हर मरीज का बिल 2 लाख से ज्यादा ही बनाएंगे जब जान जाएंगे कि इनके खाते में इनके नाम से 2 लाख रुपए आने वाला है। उससे ज्यादा बिल बनाएंगे और उससे भी बाकी भी वसूलने की कोशिश करेंगे। होना यह चाहिए था कि आप इलाज की जिम्मेदारी लेते। अमाउंट से आप किसी की इलाज को मुकम्मल नहीं मान सकते। इलाज की जिम्मेदारी ली जानी चाहिए। जो मर गए उनके परिजनों के लिए मुआवजा सुनिश्चित किया जाना चाहिए और तुरंत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इन बातों को कब समझा जाएगा? अमृतकाल है, 75 साल हो गए। केवल चुनाव जीतना लोकतंत्र कहलाने की शर्त नहीं होती। लोकतंत्र का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी। जनता अपना उत्तरदायित्व तो पूरा कर देती है मोदी जी, जब आपको भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेजती है। आप सदन का निर्माण करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं और उसके बाद ही सेवक बन जाते हैं। प्रधान सेवक आप खुद को कहते हैं, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी के बगैर कोई प्रधान सेवक हो सकता है? ये बड़ा सवाल है।
मेरे माध्यम से दर्शकों की, आम जनता की भावना आप तक जरूर पहुंचेगी। प्रधानमंत्री जी, दोषी कौन है ये देश जानना चाहता है। हमें दीजिए इजाजत। इस संवाद में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।